मालवा की धरती से एक काफिला चला, घोड़ों के पैरों से उड़ती धूल एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बना रही थी तब, जिसे इतिहास में शामिल होना था। इतिहास मालवा का नहीं लेकिन बिहार का। ये कहानी है एक रियासत की, बिहार के एक जमींदारी राज की, जिसने तलवार के दम पर अपनी जगह बनाई, मुगलों की नीतियों से खेला और अंग्रेजों से भी रस्साकशी की। लेकिन क्या हुआ जब उनकी रियासत छीन ली गई? कैसे ये परिवार आज भी अपनी शाही पहचान को बचाए हुए है और क्यों एक उपन्यास में अपने जिक्र पर ये राजघराना नाराज हो गया था? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे बिहार के डुमराव राज की कहानी। शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। बिहार का भोजपुर इलाका है। यहाँ बक्सर जिले में डुमराव नाम का एक छोटा कस्बा पड़ता है। पुराने समय में ये पूरा इलाका शाहबाद सरकार कहलाता था। डुमराव उसका सेंटर था। जैसे तिरहुत सरकार होता था, वैसे शाहबाद सरकार। ये इलाका गंगा नदी के करीब है, हरे भरे मैदानों और खास जगहों से घिरा भी है। इसी वजह से ये सदियों तक ताकत और लड़ाइयों का केंद्र रहा। ज्योग्राफी से आप इतिहास पर आएंगे तो डुमराव राज पर उज्जैनिया राजपूतों के शासन का जिक्र मिलेगा और इनकी कहानी बिहार से नहीं, मालवा से शुरू होती है। बात है 14वीं सदी की। दिल्ली सल्तनत तब कमजोर हो रही थी और हर तरफ छोटे बड़े राजा महाराजा अपना सिर उठा रहे थे। ऐसे माहौल में उज्जैनिया राजपूतों का एक काफिला मालवा से पूरब की तरफ बढ़ा। पहले ये मालवा के परमार राजपूतों की शाखा हुआ करते थे। उनसे अलग हुए और फिर पहुंचे बिहार, जहां इन्होंने भोजपुर में बसने का फैसला किया। ध्यान रखिए, हम अभी डुमराव राज की कहानी तक नहीं पहुंचे हैं। स्थापना आगे जाके होगी। अभी पहले थोड़ा उज्जैनिया राजपूतों का बैकग्राउंड समझेंगे, जरूरी है, क्योंकि उज्जैनिया राजपूत जब भोजपुर पहुंचे, यहां पहले से चेरो नाम की एक जनजाति का राज था। वही हुआ इसके बाद जो अक्सर होता ही है, तलवारें खींची और युद्ध छिड़ा। उज्जैनिया और चेरो के बीच कई सालों तक जबरदस्त लड़ाइयां होती रही। राजा हुंकार सिंह के नेतृत्व में उज्जैनिया राजपूतों ने चेरो को पश्चिमी बिहार से खदेड़ दिया। चेरो को इसके बाद आज के झारखंड के पलामू में जाकर के शरण लेनी पड़ी। चेरो को खदेड़ने के बाद अगले 100 सालों में उज्जैनिया राजपूतों ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस दौरान उनका पाला मुगलों से भी पड़ा और यहां तक कि शेर शाह सूरी, जो बाद में हिंदुस्तान के बादशाह हुए, उनसे भी उज्जैनिया राजपूतों के संबंध कभी न कभी रहे। एक और दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। साल 1534 की बात है। शेर शाह सूरी बंगाल के महमूद शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उनको चाहिए थी मदद। ऐसे में आगे आए उज्जैनिया सरदार गजपति। गजपति अपनी 2000 घुड़सवारों की फौज लेकर शेर शाह सूरी की मदद को पहुंचे। कहते हैं कि इस लड़ाई में गजपति ने खुद महमूद शाह के कमांडर को मार गिराया और शेर शाह सूरी उनकी बहादुरी से इतने खुश हुए कि इनाम के तौर पर बक्सर का इलाका भी गजपति को फिर दिया। 100 सालों में उज्जैनिया सरदारों ने मुगलों और अफगानों दोनों से रिश्ते बनाए और तोड़े भी जरूरत पड़ने पर। अपनी जगह बनाई और अपनी सत्ता को मजबूत किया, कंसोलिडेट किया। और इन्हीं लगातार संघर्षों और गठबंधनों से भोजपुर में उज्जैनिया राज की नींव इतनी पक्की हुई कि 17वीं सदी की शुरुआत में एक मजबूत शासक का फिर उदय हुआ, राजा नारायण मल। राजा नारायण मल भोजपुर के शाही परिवार से ही थे। साल 1607 में उन्होंने अपने एक कमजोर रिश्तेदार को हटाकर खुद गद्दी संभाली। सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए नारायण मल ने तब मुगल राजकुमार खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाने गए, उनके साथ दोस्ती कर ली। अब ये बड़ी समझदारी वाली चाल थी, क्योंकि उस समय मुगलों का दबदबा बढ़ रहा था। देखिए, शाहजहां जब आ रहे हैं तब मुगल अपने पावर के पीक की तरफ जा रहे हैं। करीब 1607 से 1608 में नारायण मल ने अपनी फौज के साथ बक्सर में एक बड़ा युद्ध लड़ा और यह युद्ध चेरो और मुंडा जैसी विद्रोही जनजातियों के खिलाफ ही था, जिसमें उन्होंने करारी शिकस्त दी उन्हें और पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नारायण मल की इस जीत से खुश होकर मुगल राजकुमार खुर्रम ने उन्हें 1000 घोड़ों के मनसब और राजा का खिताब दिलवाया। नारायण मल ने जगदीशपुर को अपनी राजधानी फिर बनाया और उनकी रियासत को अक्सर भोजपुर एस्टेट कह दिया जाता था। तब नारायण मल ने भोजपुर पर लगभग 17 साल तक राज किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुर में उज्जैनिया शासन को स्टेबिलिटी दी,
लेकिन फिर अचानक 1622 में एक पारिवारिक झगड़े में उनका कत्ल हो गया। अब इन नारायण मल के थे दो बेटे, अमर सिंह और प्रबल सिंह, लेकिन नाबालिग थे दोनों। इसके चलते नारायण मल के भाई प्रताप सिंह ने रियासत का कार्यभार संभाला। मुगलों ने इस मौके का फायदा उठाकर सत्ता कब्जाने की कोशिश की कि अब नारायण मल तो रह ही नहीं। राजा प्रताप ने लड़ने की ठानी, लेकिन 1638 में मुगल फौज ने उन्हें भी हरा दिया और उन्हें बंदी बनाकर फांसी दे दी। इस उथल पुथल के बाद नारायण मल के बड़े बेटे राजा अमर सिंह प्रथम करीब 1638 में जाकर अपने पुरखों की गद्दी फिर से हासिल कर पाए। राजा अमर सिंह के बाद भोजपुर राज का वो दौर शुरू होता है जब मुगलों की सियासत में भोजपुर का रोल और अहम होता गया। साल था 1658। मुगल बादशाह शाहजहां के शहजादों में सत्ता को लेकर तनातनी चली। इस लड़ाई को हम दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में लेकिन और भी कई खिलाड़ी थे। शाहजहां के बेटे शाह शुजा, जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने भी सत्ता की दावेदारी पेश की। शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच लड़ाई हुई और उसमें भोजपुर भी मोहरा बना। इस समय भोजपुर पर अमर सिंह का शासन था। अमर सिंह ताकतवर थे, इसलिए उनके पास दोनों तरफ से बुलावा आया। अमर सिंह हालांकि एक दूरदर्शी शासक भी थे। मुगल टसल के बीचों बीच उन्होंने अपनी रियासत को भी मजबूत किया। उन्होंने आज के डुमरांव के दक्षिण में करीब 9 मील दूर एक नई किलेबंद राजधानी बनाई और यहाँ उन्होंने कई बिल्डिंग्स बनवाई, एक किला भी बनवाया, जिसके खंडर आज भी भोजपुर के बाहर देखे जा सकते हैं। अमर सिंह ने लगभग 27 साल तक शासन किया, जिसके बाद 1665 में आपका भी निधन हो गया। अमर सिंह के जाते ही भोजपुर में उत्तराधिकार की एक और लड़ाई शुरू हुई। सत्ता के वारिस थे उनके युवा बेटे रुद्र सिंह, लेकिन अमर सिंह के छोटे भाई प्रबल सिंह ने भी अपना दावा पेश किया। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जमींदार्स ऑफ बिहार में ताहिर हुसैन अंसारी इस वाक़े का जिक्र करते हैं। तवारीख उज्जैनिया नाम की किताब के हवाले से अंसारी लिखते हैं कि भोजपुर की गद्दी हासिल करने के लिए प्रबल सिंह ने मुगलों से मदद मांगी, यहाँ तक कि औरंगजेब का समर्थन पाने के लिए इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन अंत में भतीजा चाचा पर भारी ही पड़ा। प्रबल सिंह को गद्दी नहीं मिली और भोजपुर के अगले शासक हुए रुद्र सिंह। रुद्र सिंह ने 1665 से 1699 तक राज किया। इन्हें डुमरांव के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट किरदारों में से एक माना जाता है। लेकिन रुद्र सिंह के शासन की शुरुआत में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनकी सत्ता को मान्यता नहीं दी थी। 1682 में जाकर रुद्र सिंह को 800 सवार का शाही मनसब और राजा का खिताब मिला। लेकिन 1680 के दशक के आखिर में हालात ऐसे बने कि रुद्र सिंह ने विद्रोह किया। हुआ क्या था? बात यह थी कि बिहार की रियासतें औरंगजेब के लगाए जजिया से नाराज थी, टैक्स था, और रुद्र सिंह और उनके पड़ोसी सरदार कुंवर धीर ने मिलकर मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मुगल फौज के साथ लड़ाई के चलते रुद्र सिंह को जंगलों में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। फिर आखिर में एक दोस्त के दखल से 1681 से 82 के आसपास रुद्र सिंह और मुगलों के बीच सुलह हो पाई और इसके बाद भोजपुर की सत्ता में एक बड़ा बदलाव आता है। इस समय तक भोजपुर की राजधानी मथिला में थी। ध्यान दीजिए, मिथिला हमने नहीं कहा, मथिला। मथिला डुमरांव के पास एक किला था, जबकि मिथिला उत्तरी बिहार का इलाका है, कल्चरल आइडेंटिटी है। बहरहाल मथिला का किला मुगल फौज ने तोड़ दिया था, इसलिए रुद्र सिंह ने राजधानी बदलने का फैसला किया। भोजपुर स्टेट की राजधानी इसके बाद बक्सर शिफ्ट हुई। बक्सर में रुद्र सिंह को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगल दरबार ने उनसे कुंवर धीर से लड़ने को कहा। अब ये जो धीर थे एक विद्रोही उज्जैनिया रिश्तेदार थे, है ना, इन्हीं के फैमिली ट्री में कहीं थे, बार बार इलाके को परेशान कर रहे थे। रुद्र ने धीर की सेनाओं को कई बार हराया, लेकिन धीर एक चालबाज दुश्मन थे। डुमरांव के अभिलेखों के मुताबिक कुंवर धीर ने 1690 के दशक के अंत में राजा रुद्र सिंह को जहर देने का षड्यंत्र किया। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में वैसे रुद्र सिंह को मुगलों द्वारा फांसी दिए जाने की बात भी है, लेकिन स्थानीय कहानियां जहर दिए जाने की बात का आग्रह करती हैं। बहरहाल कहानी के अनुसार अपनी मौत का एहसास होने पर रुद्र सिंह ने अपनी मुख्य रानी को निर्देश दिया कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके चचेरे भाई मांधाता सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। आपको कुछ देर पहले हमने रुद्र सिंह के चाचा प्रबल सिंह के बारे में बताया था। मांधाता इन्हीं प्रबल सिंह के बेटे थे। सार्वजनिक रूप से घोषणा हुई कि रुद्र ने अपनी मृत्यु शैया पर मांधाता को अगला शासक चुना है। इस चाल ने कुंवर धीर को फायदा उठाने से रोका और जब 1699 में रुद्र सिंह की मृत्यु हुई तो उज्जैनिया कुलीनों ने और मुगल अधिकारियों दोनों ने राजा मांधाता सिंह को भोजपुर का नया सरदार स्वीकार कर लिया।
मांधाता सिंह ने सत्ता को एकजुट रखने का प्रयास किया, लेकिन रियासत जल्दी अलग अलग शाखाओं में बिखरने लगी। यहां से हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां डुमराव राज का नाम डुमराव राज पड़ता है। साल 1699 में राजा रुद्र सिंह की मृत्यु के बाद भोजपुर का बड़ा इलाका बिखर रहा था, बट रहा था। परिवार की अलग अलग शाखाओं में आपसी पहचान बनाने को लेकर के होड़ चल रही थी कि राजा कौन है। मांधाता सिंह, जो रुद्र के चचेरे भाई थे, उन्हें रियासत का मुख्य हिस्सा मिला और शुरुआत में उन्होंने बक्सर को ही अपना अड्डा भी बनाए रखा, लेकिन बाद में वो अपनी राजधानी वापस मथिला ले गए। यहाँ 1708 में उनकी भी हत्या कर दी गई और इसी बीच मांधाता के भाई सुजान सिंह ने भोजपुर की पुरानी राजधानी जगदीशपुर पर फिर से कब्जा जमा लिया। इस तरह 1708 आते आते जो उज्जैनिया राज कभी एक था, अब वो पूरी तरह 3 हिस्सों में बटा। सुजान के बड़े बेटे के वंश को डुमराव का इलाका मिला, दूसरे बेटे के वंश ने जगदीशपुर संभाला और तीसरी शाखा को बक्सर का हिस्सा मिला। और इस तरह सुजान के सबसे बड़े बेटे राजा होरिल शाह, जिन्हें होरिल सिंह भी कहा जाता है, सही मायने में डुमराव राज के संस्थापक यही बने। उनका इलाका डुमराव शहर के इर्द गिर्द था। राजा होरिल शाह ने 1708 में गद्दी संभाली और शुरुआत में उन्हें अपने ही रिश्तेदारों से चुनौती मिली, क्योंकि तब केओस था। 1710 के शुरुआती सालों में जगदीशपुर और बक्सर के उनके रिश्तेदारों ने मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोला। होरिल शाह ने तब मुगल बादशाहों से मदद मांगी और मुगल फौज की मदद से अपने रिश्तेदारों को हराया और अपना इलाका उन्होंने वापस हासिल किया। इन लड़ाइयों से सबक लेते हुए होरिल ने अपनी सत्ता का केंद्र एक ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। 1745 से कुछ पहले उन्होंने अपनी राजधानी मथिला से डुमराव शिफ्ट की और यहां उन्होंने एक बड़ा किला और महल भी बनवाया। इससे यह शहर का राजनीतिक और सैनिक केंद्र बना और इस नए शहर का नाम उनके सम्मान में होरिल नगर रखा गया। होरिल और उनके बाद के राजाओं ने मुगल साम्राज्य के कमजोर होते दौर में राज को संभाले रखा। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली हुई और मराठों और अंग्रेजों जैसी नई पार्स बिहार में घुसने लगी, तो डुमराव के राजाओं को पुरानी वफादारी और नई हकीकतों के बीच चुनना पड़ा, कुछ संतुलन बनाना पड़ा। इसी दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ रही थी। जब बंगाल के नए नवाब मीर कासिम ने 1763 से 1764 में अंग्रेजों से लड़ाई की और इसी लड़ाई के नतीजे भारतीय इतिहास के साथ साथ डुमराव के लिए भी बहुत कॉन्सिक्वेंशियल हुए। डुमराव के राजा उन्होंने जल्दी ही अंग्रेजों के साथ शांति समझौता किया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें एक स्थानीय जमींदार के रूप में मान्यता देना स्वीकार किया और उन्हें अपनी रियासत रखने की इजाजत भी मिली, लेकिन अब वो प्रभावी रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन एक जमींदार बन गए। इस तरह डुमराव राज एक रियासत से बदलकर एक जमींदारी एस्टेट में तब्दील हुआ। साल 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कानून लेके आई, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसके तहत डुमराव के राजा को पैतृक जमींदार माना गया, यानी संतानों को मिलने लगेगी प्रॉपर्टी। उनसे एक फिक्स लगान लेने की बात भी हुई और अब उन्हें पूरी तरह से आज़ाद रियासत तो नहीं कहा जा सकता था, तो वो एक बड़े जमींदार की तरह हो गए। लेकिन लोगों के बीच, जो आम लोग थे, उनके बीच वो राजा और बाद में महाराजा का टाइटल भी इस्तेमाल करते रहे, लोगों ने माना। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के राज में ये रियासत सिकुड़ी नहीं, बल्कि 19वीं सदी में और बड़ी हो गई। कैसे हुआ? यूं कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जिन जिन जमींदारों ने विद्रोह किया था उनकी जमीनें छीनी। डुमराव जैसे जो वफादार राज थे, जो वफादार जमींदारियां थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें हारने वालों की जमीनों का हिस्सा मिल गया, या जो विद्रोही जमींदार थे उनकी जमीनों का। आइए अब जानते हैं इस दौर में डुमराव के कुछ खास राजाओं के बारे में। महाराज महेश्वर बख्श सिंह, इन्होंने 1844 से 1881 तक 37 साल तक राज किया। माना जाता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान महाराजा महेश्वर बख्श सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, या कुछ मत ये कहते हैं कि वफादार नहीं थे, न्यूट्रल थे, यानी उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जबकि उनके कुछ राजपूत भाई बंधुओं ने खुलकर विद्रोह किया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। भोजपुर इलाके में 1857 के हीरो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। हमने आपको बताया था कि 18वीं सदी की शुरुआत तक उज्जैनिया राजपूत 3 शाखाओं में बटे थे। इनमें से एक थे जगदीशपुर में। बाबू वीर कुंवर सिंह इसी के हेड थे और डुमराव के राजा के दूर के रिश्तेदार भी थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार विद्रोह किया
और वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद किए जाते हैं। लेकिन डुमरांव रियासत इस दौरान न्यूट्रल रही। डुमरांव को इसका फायदा भी मिला अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि विद्रोह को चलने के बाद अंग्रेजों ने कुंवर सिंह के वारिसों से जगदीशपुर की जमींदारी छीनी। उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा डुमरांव में मिलाया, जिससे डुमरांव की जमींदारी और बड़ी हुई। दूसरे उल्लेखनीय महाराजा हुए सर राधा प्रसाद सिंह, जो 1881 से 1894 के बीच राजा थे। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIE से सम्मानित किया था। साथ ही उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि भी दी गई। 1894 में राधा प्रसाद सिंह का निधन हुआ। उनका कोई बेटा नहीं था, लिहाजा महारानी बेनी प्रसाद कुंवरी इन्होंने रीजेंट के रूप में कार्यभार फिर संभाला। 1907 में महारानी की मृत्यु के बाद गद्दी पर एक 5 साल के बच्चे को बैठाया गया। यह महारानी का गोद लिया हुआ बेटा श्रीनिवास प्रसाद सिंह था। अब जब ऐसा होता है तो सत्ता के लिए ऑब्वियसली खींचतानी शुरू होती, यहां भी हुई। दरअसल सत्ता के एक और दावेदार थे कुंवर केशव प्रसाद सिंह, जो खून के रिश्ते के हिसाब से सबसे करीबी वारिस लगते थे। तो उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की कि मैं नहीं मानता इनको राजा। ये केस लंबा चला और काफी मशहूर हुआ, जिसके चर्चे लंदन तक हुए। आखिर में 1911 में ब्रिटिश सरकार ने एक समझौता करवाया, फिर गोद दिए लड़के को हटाया गया और केशव प्रसाद सिंह को 1911 में डुमरांव के 13वें महाराजा के रूप में मान्यता मिली। केशव सिंह आजादी के पहले तक डुमरांव के सेकंड लास्ट महाराजा रहे। 1933 में उनका निधन हुआ तो उनके इकलौते बेटे रामरण विजय प्रसाद सिंह 14वें महाराज बने। महाराजा रामरण विजय प्रसाद सिंह ने 1933 से 1949 तक राज किया। वो डुमरांव के आखिरी शासक भी कहे जा सकते हैं जिनके पास जमींदारी की रियल पास थी। अब इन्होंने जब गद्दी संभाली तो कई सालों से मुकदमा चल रहा था, तो खजाना हो गया था खाली, कर्ज भी बहुत था। लेकिन अपने पिता की तरह रामरण विजय भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते थे। 1930 के दशक में शाहबाद जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आज़ादी से पहले की भारतीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो चुने गए। शिक्षा और विज्ञान के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने आरा में HD जैन कॉलेज जैसी संस्थाओं के लिए ज़मीन डोनेट की थी। पटना में एक वेटरनरी कॉलेज स्थापित करने के लिए पैसा दिया था, मदद की थी। खेल के भी बड़े शौकीन थे। पोलो, शिकार और घुड़सवारी के लिए जाने जाते थे। उनके अपने दावों के हिसाब से उन्होंने सासाराम, रोहतास और यहाँ तक कि नेपाल के जंगलों तक में 40 से ज़्यादा बाघों का शिकार किया था। रामरण विजय के नेतृत्व में डुमरांव रियासत की अर्थव्यवस्था सुधरी। खेती के लिए बड़ी खाली ज़मीनें लाई गई। उन्होंने 1947 में नाम मात्र के किराए पर 500 एकड़ ज़मीन देकर मवेशी पालन जैसी सरकारी योजनाओं का भी सहयोग किया। उन्होंने 1947 में भारत को आज़ाद होते देखा, लेकिन 1949 के आखिर में उनका देहांत हो गया, ठीक उसी समय जब जमींदारी व्यवस्था भी अपने अंतिम पड़ाव पर ही थी। 1947 के बाद भूमि सुधार कानून के चलते सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। 1950-1952 तक बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ और इससे डुमरांव जैसी रियासतों के मालिक के लगान वाले अधिकार खत्म हुए। और इस समय डुमरांव के महाराजा तब थे बहादुर कमल सिंह। उन्होंने विरोध करने की बजाय नए सिस्टम के साथ सहयोग किया। जून 1952 में उन्होंने औपचारिक रूप से डुमरांव रियासत को शाहबाद के जिला कलेक्टर को सौंप दिया और खुद लोकतांत्रिक राजनीति में आ गए, रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया। 1952 और 1957 में 2 बार भारत की संसद के लिए चुने गए और उन्होंने परिवार की जो दान पुण्य की परंपरा चली आ रही थी कुछ जनरेशन से, उसको कंटिन्यू किया। आरा में एक कॉलेज की स्थापना की। 1950 के दशक में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए लैंड डोनेट की। अब सत्ता भले हाथ से चली गई, लेकिन डुमरांव का शाही परिवार आज भी बिहार में एक इज्जतदार खानदान माना जाता है। महाराजा कमल सिंह, जिन्हें आज़ादी के समय एक बड़े और इज्जतदार मुखिया के रूप में देखा जाता है, वो जनवरी 2020 तक जीवित रहे। 93 साल की उम्र में उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चंद्र विजय सिंह परिवार के मुखिया हैं और ये परिवार में 16वीं पीढ़ी है। महाराजा बहादुर चंद्र विजय सिंह के पास आज कोई सरकारी ताकत नहीं है, रियल पावर नहीं है, लेकिन महाराजा का खिताब आज भी स्थानीय लोग आदर के साथ उनके नाम के साथ जोड़ते हैं। इस परिवार ने अपनी कुछ पुरानी संपत्ति को नए ज़माने के हिसाब से बदला है, जैसे उन्होंने कपड़ों के व्यापार और खेती में कदम रखा है। पुराने किले और महल का एक हिस्सा, जिसे भोजपुर कोठी कहते हैं, आज भी परिवार का घर है। भोजपुर कोठी डुमरांव के बाहर एक बहुत बड़ा महल है और ये करीब 75-76 एकड़ हरी भरी ज़मीन पर फैला हुआ है। डुमरांव में एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि अंग्रेज़ों के दौर में यह हवेली एक नील बागान मालिक के पास थी। जब वो संभाल नहीं पाया तो डुमरांव के राजा ने यह हवेली 5 रुपये में खरीदी थी।
एक जमींदारी घराना होने के चलते डुमराव राज ने कल्चर में भी बहुत योगदान दिया। शहनाई के महान कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डुमराव से ही थे। दरअसल बिस्मिल्लाह खान के पिता बख्श खान और उनके पूर्वज डुमराव राज के दरबार में ही संगीतकार थे, कोर्ट म्यूजिशियन। छोटे बिस्मिल्लाह खान का नाम कमरुद्दीन खान था। डुमराव में ही पले बड़े। 5 साल की उम्र में उन्होंने महल में पहली बार शहनाई बजाई। आज डुमराव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में एक छोटा स्मारक भी है। हालिया समय का एक रेफरेंस ले लें तो 2014 में चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड में डुमराव का जिक्र आपको मिल जाएगा। उपन्यास में एक पात्र है जो डुमराव का राजकुमार होता है। कैरेक्टर नेगेटिव शेड में था, तो लिहाजा ये बात शाही परिवार को पसंद नहीं आई। महाराजा चंद्र विजय सिंह और उनके रिश्तेदारों ने सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया और डुमराव के स्थानीय लोगों ने लेखक के पुतले भी जलाए। महाराजा ने तो माफ़ी और आपत्तिजनक संदर्भों को हटाने के लिए एक लीगल नोटिस भी इशू किया था। बहरहाल डुमराव राज के पास अब पहले जैसी ताकत तो नहीं है, लेकिन सिंबलिक रूप से आज भी कायम है। जमींदारी ख़त्म हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन राज की सांस्कृतिक छाप आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। उनके बनवाए महल और मंदिर डुमराव में आज भी खड़े हैं। परिवार आज भी स्थानीय त्योहारों और समारोहों में मुखिया के तौर पर हिस्सा लेता है। डुमराव राज की कहानी मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत तक के बदलाव का एक छोटा सा रूप है। ये सामंती मालिकों से लेकर एक गणतंत्र के नागरिक बनने तक का सफर भी है। डुमराव राज की ये कहानी लिखी थी आपके लिए कमल ने, और अलिफ लैला के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरदार।